हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उठी साजिश की गंध। हेलीकॉप्टर हादसे में बड़ी साजिश के अटकलें तेज। एलटीटी से क्यों जुड़ रहे हैं हादसे के तार? चीन और एलटीटी का नाम क्यों आ रहा है सामने? दोस्तों, 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि यह महज एक हादसा भर था। इस हादसे में भारत ने अपने सबसे जाबाज अधिकारी को खो दिया है। एक सवाल है जो सबके मन में कौंध रहा है कि क्या बिपिन रावत किसी साजिश के शिकार हो गए हैं या सिर्फ महज ये एक हादसा था। इस हादसे में साजिश की बू तब आई जब सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने किसी साजिश का शक जाहिर किया। बस इसके बाद तो साजिश के कई एंगल बाहर आने लगे। कभी इस साजिश में चीन का हाथ बताया गया तो कभी पाकिस्तान का, तो कभी श्रीलंका के आतंकी संगठन एलटीटी का। दरअसल जिस तरह से बिपिन रावत चीन और पाकिस्तान को लेकर मुखर रहते थे, उससे शक की सुई चीन और पाकिस्तान की तरफ ही घूम रही है। इसमें एलटीटी का नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ वो जगह कभी एलटीटी का गढ़ हुआ करती थी। वायुसेना की जांच टीम वैसे तो इस हादसे की जांच कर ही रही है और जल्द ही इस जांच की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, लेकिन फिर भी जो सवाल मन में कौंध रहे हैं उनके जवाब लोगों को कैसे मिलेंगे? अगर ये मान भी लिया जाए कि इस हादसे के पीछे चीनी साजिश थी, तब यह हादसा भारत के अंदर हुआ तो सीधे तौर पर चीन इसमें जुड़ा नहीं हो सकता। तो फिर क्या चीन ने कुछ ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, या फिर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी छेड़छाड़ की गई? दरअसल इसमें चीन का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि जनरल बिपिन रावत की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसी का था। जनरल रावत देश के पहले सीडीएस थे और वो भारत में थिएटर कमांड बनाने का खाका तैयार कर रहे थे। अगर भारत थिएटर कमांड बना लेता तो तीनों सेनाएं एक साथ काम कर सकती थी, जिसका सीधा नुकसान चीन को ही होता। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जिस तरह से चीन के खिलाफ मुखर रहकर बयान देते थे, वो चीन को तीर जैसे चुभते थे। एलएसी पर जिस तरह से भारत पिछले 20 महीनों से चीन की आंख में आंख डालकर खड़ा हुआ है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, उसके पीछे भी जनरल बिपिन रावत का दिमाग था। चीन को भी इस बात का इल्म था कि बिपिन रावत के रहते हुए भारत का वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, और इसी वजह से हो सकता है कि चीन ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे ये साजिश न लगे बल्कि हादसा लगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस हेलीकॉप्टर हादसे में साजिश के उस हर एंगल के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके साथ ही मैं उन हथियारों के बारे में भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल चीन अपने दुश्मनों पर करता है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर भी चीन ने अपने इसी हथियार से हमला किया हो। इसके अलावा मैं श्रीलंका के आतंकी संगठन एलटीटी के इस साजिश के नाम आने के पीछे की इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चीन की, जिसके पास ऐसे हथियार हैं जो वो इस साजिश के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या हेलीकॉप्टर पर चीन ने किया लेजर हमला? यह हेलीकॉप्टर के सिस्टम को किया गया था हैक। दोस्तों, चीन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कर वो कहीं पर भी हमला कर सकता है। ये उसके कुछ ऐसे हथियार हैं जो अपना निशान तक नहीं छोड़ते हैं। दरअसल हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर माइक्रोवेव वेपन, या फिर आसान भाषा में आप इसे लेजर हथियार भी कह सकते हैं। चीन के पास इस तरह का हथियार है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। ज्यादा पीछे नहीं बल्कि 1 साल पहले। दरअसल पिछले साल अगस्त महीने की बात है। तब अमेरिकी मीडिया में एक खबर छपी थी जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही थी। इस खबर में चीन के एक प्रोफेसर ने दावा किया था कि 29 अगस्त को चीन के जवानों ने एलएसी की ऊंची चोटियों को भारतीय जवानों से वापस लेने के लिए माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया था। इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल के बाद भारतीय जवानों को समस्या होने लगी थी और वो चोटियों से चले गए थे, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने उन पर कब्जा जमा लिया। हालांकि उस वक्त भारत ने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि चीन इस बारे में गलत तथ्य प्रसारित कर रहा है। दोस्तों, ये पहला मौका था जब इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल का जिक्र पहली बार भारत और चीन के बीच हो रहा था। हालांकि चीन इस तरह के हथियारों का कथित तौर पर दक्षिण चीन सागर में इस्तेमाल करता रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि आखिर ये कैसा हथियार है और काम किस तरह से करता है, और हेलीकॉप्टर को इस हथियार के इस्तेमाल से कैसे क्रैश किया जा सकता है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दरअसल माइक्रोवेव हथियार को ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। माइक्रोवेव हथियार शरीर के अंदर मौजूद पानी को गर्म कर देते हैं। इससे शरीर में जलन होती है और ये जलन उतनी ही होती है जितनी एक गर्म बल्ब को छूने पर होती है। माइक्रोवेव हथियार का असर तब तक होता है जब तक टारगेट उसी जगह खड़ा होता है।
लेकिन वहां से निकल जाने पर इसका असर खत्म या कम हो जाता है। अब अगर हम ये माने कि चीन ने बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को इसी हथियार से निशाना बनाया होगा तो ये बात संभव तो है, लेकिन इसके लिए उसे यह हथियार उसी इलाके में तैनात करना होगा जहां यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अब चीन का हथियार भारत की जमीन पर कैसे पहुंचा, यह साजिश का दूसरा एंगल है और इस एंगल में एंट्री होती है LTT की। लेकिन इस एंगल के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस माइक्रोवेव वेपन के बारे में बताता हूं। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंसानों के साथ साथ मशीनों को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए अगर चीन ने इस हथियार का इस्तेमाल किया होगा तो हेलीकॉप्टर के पायलट की जगह उसने हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया होगा, क्योंकि इन हथियारों से इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रडार कम्युनिकेशन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को खराब करने के लिए इस तरह के माइक्रोवेव हथियार ड्रोन या क्रूज मिसाइलों पर रखे जा सकते हैं। जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो घने जंगलों से घिरा था, मतलब कोई भी आसानी से वहां ड्रोन उड़ा सकता था और हो सकता है कि इसी ड्रोन की मदद से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया हो। अब इस हथियार को चलाने के लिए चीन अपने सैनिक तो भेजेगा नहीं। हो सकता है कि इस अटैक के लिए चीन ने LTT के साथ कोई साठगांठ की हो, क्योंकि हादसे वाला इलाका LTT आतंकियों का गढ़ है। इस हादसे के बाद LTT का नाम पहली बार सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने लिया था। दरअसल भारतीय सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने दावा किया था कि हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना LTT की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि LTT का कैडर IED बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा LTT के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। दरअसल LTT का पूरा नाम है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। ये वही संगठन है जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। इसी आतंकी संगठन को सुसाइड बॉम्बर का जनक भी कहा जाता है। ये काफी समय पहले श्रीलंका में काफी सक्रिय था और जिस इलाके में यह हादसा हुआ था वो इलाका कभी LTT का गढ़ हुआ करता था। इसलिए ब्रिगेडियर सावंत के शक की सुई उनकी तरफ जा रही है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जल्द ही इसका नतीजा भी आएगा। तब साफ हो जाएगा कि यह महज एक हादसा था या फिर कोई साजिश। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और उठ रहा है कि क्या हेलीकॉप्टर पर कोई साइबर हमला हुआ था या फिर रूस से मिला ये MI-17 हेलीकॉप्टर भी MiG-21 की तरह ताबूत साबित होगा। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या किसी हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर के सिस्टम को हैक किया जा सकता है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या महज हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ था। क्या बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर हुआ था साइबर अटैक? क्या हेलीकॉप्टर की तकनीकी गड़बड़ी बनी हादसे की वजह? दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर जितनी भी थ्योरी सामने आ रही है, हमने अभी तक उन सभी थ्योरी का सटीकता के साथ पोस्टमार्टम किया और आपके सामने रखा। हालांकि अभी कुछ और एंगल हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। पहला ये कि क्या हेलीकॉप्टर के सिस्टम को हैक किया जा सकता है, और अगर हैक किया जा सकता है तो फिर शक की सुई चीन की तरफ ही घूमेगी, क्योंकि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मी है और अपनी साइबर आर्मी से चीन दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकता है। और हो सकता है कि चीन ने इस हेलीकॉप्टर के सिस्टम को हैक करके क्रैश करा दिया हो ताकि सबको ये लगे कि यह महज एक हादसा है। तो ऐसा सवाल आप लोगों के मन में भी कौंध रहा होगा कि क्या हेलीकॉप्टर या प्लेन के सिस्टम को हैक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है, और ऐसा किया भी जा चुका है, वो भी साल 2016 में। दरअसल 19 सितंबर 2016 को अटलांटिक एयरपोर्ट पर एक बोइंग विमान उतरा। उतरने के बाद पता चला कि विमान का ऑपरेटिंग सिस्टम हैक कर लिया गया है, क्योंकि ना तो प्लेन के गेट खुल पा रहे थे और ना प्लेन का पायलट कोई आदेश मान रहा था। पायलट और यात्री दोनों ही परेशान हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि यह सिर्फ प्लेन के सिस्टम को हैक करने का एक रिहर्सल भर था, जिसे अमेरिका के होमलैंड डिपार्टमेंट ने किया था। इससे यह साफ हो गया कि बिना प्लेन में बैठे उसके सिस्टम से मनचाहा काम करवाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपके पास ऑपरेटिंग और सिक्योरिटी सिस्टम के कोड जरूर पता होने चाहिए। अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह के रिहर्सल कर रहा है ताकि ऐसे हालात से निपटा जा सके। लेकिन इसी साल के शुरू में पता लगा कि चीन के एक साइबर ग्रुप पूरी दुनिया के विमानों के पैसेंजर्स और अन्य जानकारियां तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। पिछले कुछ सालों से वो लगातार ऐसा कुछ कर रहे हैं, यानी चीन इसको लेकर पहले से ही तैयारी कर रहा था। ब्रिटेन के अधिकारियों ने माना है कि साइबर आतंकी बगैर विमान में आए सॉफ्टवेयर वायरस, रफ कंप्यूटर प्रोग्राम और ईमेल के जरिए पैसेंजर प्लेन या हेलीकॉप्टर के सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं।
रिपोर्ट ये भी कहती है कि एविएशन सेक्टर में ऐसे साइबर अटैक के कुछ मामले देखे भी गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हेलीकॉप्टर के सिस्टम में सेंध लग सकती है और चीन के लिए ऐसा करना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक पूरी साइबर आर्मी है जो इसी तरह के काम में लगी रहती है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने जो देखा वो सब साजिश के एंगल थे कि अगर चीन ने इस साजिश को अंजाम दिया है तो वो कैसे दिया होगा। लेकिन अगर वाकई ये विमान केवल हादसे का शिकार हुआ तो यह हादसे किन वजहों से हुए ये भी जानना जरूरी है। दरअसल अभी तक की जानकारी से यह माना जा रहा है कि इसके पीछे मौसम का हाथ हो सकता है। मौसम की वजह से, और वो भी बिजली के कड़कने और गिरने से होने वाले विमान हादसे बहुत कम होते हैं। ऐसा ही एक हादसा अमेरिका में हुआ था। 1963 में हुए इस हादसे में क्रू सदस्यों सहित 81 लोग मारे गए थे। दरअसल बिजली जब भी किसी विमान या फिर हेलीकॉप्टर पर गिरती है तो वो जहाज का पूरा सिस्टम खराब कर देती है, और अगर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरी होगी तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। अगर मौसम की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ होगा तो ब्लैक बॉक्स से ये जानकारी मिल जाएगी, और जब तक हादसे की जांच पूरी नहीं होती तब तक कयासों का बाजार गर्म रहेगा।